भारत सरकार ने जिस तरह केदारनाथ की 2013 की घटना को, आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, वो पूरा का पूरा उसका भरपाई जो है नुकसान की वो एनडीआरएफ भारत सरकार ने की थी। एनडीआरएफ के फंड से हुआ था। हिमाचल प्रदेश की इस घटना को भी एनडीआरएफ के फंड से पूरा का पूरा भरपाई होनी चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए। अब हम और ज़्यादा निर्माण होगा, क्योंकि आप और ज़्यादा लोगों को लाएंगे, और ज़्यादा निर्माण होगा, बेतरतीब निर्माण होगा। आप पूरे हिमालय क्षेत्र को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका विजन नहीं है कि हिमालय के क्षेत्र में जीविका के साधनों को, प्रकृति को के संवर्धन के प्रति आपकी दिशा होनी क्या है। और ये नदियाँ हमारी खासकर ब्यास इतनी मारक बनी, उसका कारण नदी में मक्का का आना था। 6 के स्केल पे भी अगर भूकंप आता है तो शिमला की जिसकी कैपेसिटी 25,000 आंकी गई थी, आज 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। लाखों जाने तो जाएंगी ही जाएंगी, और कई हज़ार करोड़ का जो स्टेट का जो नुकसान होगा वो स्टेट कभी उभर नहीं पाएगी। ये बिल्कुल तय है कि अगर ऐसा कुछ होता है। 4 लेन का निर्माण किया, सारा मक नदी में डाल दिया। बांधों का निर्माण किया, सारा मक नदी में डाल दिया। दूसरे निर्माण कार्य किए, मक नदी में डाल दिया। भूकंप एक मामला है, दूसरा मामला ये है कि जो ओवरक्राउड हो रहा है, और आज की डेट में एक तो बड़ा भूकंप है वो तो है ही, लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्रेमर जो रोज हिमालय क्षेत्र में आते हैं, रोज आते हैं, वो छोटे छोटे ट्रेमर, छोटे छोटे जो होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें बहुत नुकसान झेलने वाले हैं हम आने वाले समय में। अगर आप कुल्लू से लेके मनाली तक देख लोगे तब तबाही हो गई। हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपनी पॉलिसी, अपने कार्य और अपनी दिशा वो तय नहीं कर पा रहे हैं। 4 लेन का जिस ढंग से निर्माण हुआ, उसका परिणाम हो गया कि आज आउट और मंडी के बीच का इलाका हमेशा के लिए परमानेंट जोन बन गया। पूरा इलाका इस ढंग से काटा पहाड़ अवैज्ञानिक तरीके से। जो निर्माण में जो एजेंसी लगी है, उसका जो चरित्र है इसमें बहुत डूबियस है। डूबियस क्यों है कि कोई भी जानकारी देने से वो बहुत इतराती है। ऐसा जो अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हुए, चाहे सरकार ने किए चाहे निजी व्यक्ति ने किए, वो एक बड़ा कारण है। आप पूरे हिमालय क्षेत्र को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका विजन नहीं है कि हिमालय के क्षेत्र में जीविका के साधनों को, प्रकृति को के संवर्धन के प्रति आपकी दिशा होनी क्या है। इसको हम विकास कह रहे हैं, जो कि विकास नहीं बल्कि ये आत्मघाती विकास हम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से सरकारें लगातार बोल रही है हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत है, टूरिज्म सेक्टर बहुत। तो टूरिज्म कौन सा टूरिज्म? मैं सब राजनीतिक लोगों से कहूँगा कि इस वक्त ये पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा का दौर नहीं है। ये बेहतर होता कि आप सब मिल करके एक कोशिश करते। आप क्या टूरिज्म करना चाह रहे हैं? आप बहुत बड़े बड़े मॉल बना के, 4 लेन बना के टूरिज्म खड़ा करना चाह रहे हैं। वो हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए आपको बड़ी मशीनरी ले जानी है, इसलिए आपको 4 लेन चाहिए, और कोई कारण नहीं दिखता है। तीसरी बात बार बार बोलते हैं कि हमारे को डिफेंस के लिए रोड बड़ा सुचारू रूप से चाहिए, इसलिए हमें टनल चाहिए। क्या सच में ही आज डिफेंस के लिए रोड की आवश्यकता है? क्या वो उतनी टेक्नोलॉजी में बच गए हैं हम जिस रोड में हैं उससे हम डिफेंस के हथियारों को नहीं ले जा सकते? तो आपका तर्क कुछ है, आप कर कुछ रहे हैं, और हमारे पास जो हमारे पास जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो खतरनाक आ रहे हैं। हम काफ़ी अरसा से ये बात कह रहे थे प्रदेश में कि हिमालय में जो विकास जो है, जिसे आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसके नॉर्म्स जो हैं वो यहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक होने चाहिए। बड़ा निर्माण यहाँ ठीक नहीं है। हमने बड़े बांधों का विरोध किया, बड़े निर्माण का विरोध किया, और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। ये जो अभी की घटना हुई है हिमाचल प्रदेश में, ये मुख्यतः अभी जो हमने पूरे प्रदेश का अध्ययन किया, हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने फील्ड स्तर पर, और विशेषज्ञों ने देश भर के स्तर पर, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, उसका यही कंक्लूजन आया कि बारिशें तो बरसात में ऐसे ही होती थी, परंतु दुर्भाग्य से ये जो इस बार नुकसान हुआ और ये नदियाँ हमारी खासकर ब्यास इतनी मारक बनी, उसका कारण नदी में मक का आना था। और मक कैसे आया वो सब जानते हैं कि आपने 4 लेन का निर्माण किया, सारा मक नदी में डाल दिया। बांधों का निर्माण किया, सारा मक नदी में डाल दिया। दूसरे निर्माण कार्य किए, मक नदी में डाल दिया। और जब मक नदी के पानी के साथ उबला तो उसने हमारे मंडी में, आप पंचबख्तर का देखो क्या हाल हो गया। पंचबख्तर के साथ का पुल चले गया, पंडो का पुल चले गया, आउट का इतना पुराना पुल चले गया, पूरा सैंज बाजार उड़ गया।
और अगर आप कुल्लू से लेके मनाली तक देख लोगे तब तबाही तबाही हो गई। और ये सब हुआ है। अब 4 लेन का जिस ढंग से निर्माण हुआ उसका परिणाम हो गया कि आज आउट और मंडी के बीच का इलाका हमेशा के लिए परमानेंट जोन बन गया। पूरा इलाका इस ढंग से काटा पहाड़ अवैज्ञानिक तरीके से कि वो अब हमेशा के लिए समस्या है। थलाउट का पूरा गांव जा रहा है, उसके आसपास का शालानल तक पूरा इलाका धंसता रहेगा हमेशा सारी उम्र, उनके लिए समस्या हो गई। ये नुकसान मानव जनित है अभी की जो परिघटना है। ये ऐसा ही शहरों में हुआ। शिमला की बात करें, शिमला में बहुत नुकसान हुआ, मंडी में हुआ नुकसान। अब जहाँ मैं आपके यहाँ बैठा हूँ क्यों हुआ? टारना हिल्स क्यों खिसक रही है? अरे भाई टारना हिल की क्षमता से ज़्यादा उस पर भार डाल दिया आपने, पानी की निकासी नहीं है। उसका परिणाम है वो पूरा हिल, पूरा टारना का पीछे वाला जो इलाका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट वाला इलाका पीछे का वो धंसना शुरू हुआ। ऐसा जो अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हुए, चाहे सरकार ने किए चाहे निजी व्यक्तियों ने किए, वो एक बड़ा कारण है। इसको हम विकास कह रहे हैं, जो कि विकास नहीं बल्कि ये आत्मघाती विकास हम कर रहे हैं। शिमला तो आप क्रिकेट मैदान की कल्पना कर सकते हैं, पूरे शिमला को। तो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 6 के स्केल पे भी अगर भूकंप आता है तो शिमला की जिसकी कैपेसिटी 25,000 आंकी गई थी, आज 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। तो आप एक आराम से आप आंकलन लगा सकते हैं, लाखों जाने तो जाएंगी ही जाएंगी और कई हज़ार करोड़ का जो स्टेट का जो नुकसान होगा वो स्टेट कभी उभर नहीं पाएगी। ये बिल्कुल तय है कि अगर ऐसा कुछ होता है। मामला ये है कि हमारे पास सेटलमेंट के कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास सेटलमेंट की प्लानिंग रेवेन्यू के हिसाब से प्लानिंग है हमारी, कि हमारे पास ये लैंड उपलब्ध है, इस लैंड में हम इतना सेटलमेंट कर देंगे। तो आप देखिए धर्मशाला, शिमला क्यों देखने सारे लोग शिमला की तरफ बार बार इंगित कर रहे हैं। शिमला मत देखिए, आप धर्मशाला देखिए, आप डलहौजी देखिए, आप सोलन देखिए, आप किसी भी एक शहर को उठा के देखिए और उसमें निर्माण कार्यों को देखिए। बेतरतीब निर्माण कार्य हैं, बेतरतीब बिल्डिंगों का बनना है। और हमारे जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उसके पास ये उसकी जियोलॉजिकल स्टडी नहीं है कि उस शहर में उस मिट्टी की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। एक बिल्डिंग की मिट्टी की कैरिंग कैपेसिटी को आप, सॉइल की कैरिंग कैपेसिटी को आप पकड़ते हैं, आप उस पूरे भूभाग की अगर कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो आपको नहीं पता है, आपके पास कोई स्टडी, कॉन्क्रीट स्टडी नहीं है। इसलिए भूकंप एक मामला है। दूसरा मामला ये है कि जो ओवर क्राउड हो रहा है, और आज की डेट में एक तो बड़ा भूकंप है वो तो है ही, लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्रेमर जो रोज हिमालय क्षेत्र में आते हैं, रोज आते हैं, वो छोटे छोटे ट्रेमर्स, छोटे छोटे जो होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें बहुत नुकसान झेलने वाले हैं हम आने वाले समय में। तो ये पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा का दौर नहीं है। ये बेहतर होता कि आप सब मिल करके एक कोशिश करते कि जो हालांकि गलतियां हैं विकास के नाम पर जो आप लोगों ने की हैं 90 के बाद, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का दौर चला उसके बाद का परिणाम है ये। उसके लिए आप कहते केंद्र सरकार से इसको कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, और भारत सरकार ने जिस तरह केदारनाथ की 2013 की घटना को, आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, वो पूरा का पूरा उसका भरपाई जो है नुकसान की वो एनडीआरएफ भारत सरकार ने की थी, एनडीआरएफ के फंड से हुआ था। हिमाचल प्रदेश की इस घटना को भी एनडीआरएफ के फंड से पूरा का पूरा भरपाई होनी चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए। परंतु ये पीस मिल में टुकड़ों टुकड़ों में ताकि ये एहसान दिलाएं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अगर कहना चाहूँ, मैं तो इस बात को जानता हूँ, मैंने सवाल को उस दिन भी उठाया था जब थुनाग में पेड़ नाच रहे थे बाजार में, वो गलत निर्माण था सड़क का जिसका परिणाम था वो। मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि ये जो NHAI का 4 लेन है, इन 5 सालों में जिस ढंग से इसका निर्माण किया गया, इसमें जो धांधलियाँ हुई, नदी में घुस गए आप 5 मीटर अंदर तक, और नदी का घुसने की वजह से सारी सड़कें टूट गई और कच्चे डंगे लगे, वो सब बहुत बड़ा एक सवाल है। ये सवाल हैं, परंतु अभी वो सवाल करने का मौका नहीं है। अभी तो भाई भरपाई करने का सवाल है कि हम ये जो नुकसान हुआ है इतना बड़ा, प्रदेश के डेवलपमेंट एजेंसीज का, रोडों का, बिल्डिंगों का और लोगों का, खेतों का और घरों का और पशुधन और दूसरी चीज़ों का, उसकी भरपाई के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित की जानी चाहिए। ये मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा। एक तो हमारा बहुत सारे लोग बार बार इंगित कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार फिनोमेना है। सच बात ये है कि हम आइस एज से निकल के, आग के गोले से निकल के आइस एज में इस एज में पहुंचे हैं। तो क्लाइमेट जो चेंज है वो लगातार तो हो ही रहा है। हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपनी पॉलिसी, अपने कार्य और अपनी दिशा वो तय नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट के डिसीजन कैसे होते हैं? कोर्ट में डिसीजन ऐसे होते हैं कि एक फाइल चलती है, उसके काउंटर में दूसरा एक वकील खड़ा होता है और उस वक्त वो जो पेपर उस वक्त प्रोड्यूस करता है, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उन 2 पेपर्स के हिसाब से या 4 पेपर के हिसाब से तय करते हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम कंप्लीट पूरे सिनेरियो को नहीं देख पाता है, क्योंकि उसको उसी दायरे के अंदर अपना काम करने होता है। तो वो जो केस था वो था कि 2.5 मंजिल से ऊपर निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जब एक रूल आया, मैं बहुत हैरान हूं कि आप ऊना की ज्योग्राफी, ऊना की जियोलॉजी, ऊना की सेस्मोलॉजी को और लाहौल स्पीति की, किन्नौर की और कुल्लू की एक कैसे आंकलन कर सकते हैं आप? हो सकता है ऊना में बहुत सारे ऐसे एरिया हों जहां 4 मंजिला मकान बन सकता है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हो सकता है दूसरी ज्योग्राफी में भी ऐसा हो, और हो सकता है दूसरी ज्योग्राफी में ऐसा भी हो कि 1 मंजिल से ऊपर भी आप मकान बनाएंगे, जैसे जो स्लोप है हमारे पहाड़ों के, उनमें 1 मंजिल से ऊपर भी मकान बनाएंगे तो वो खतरा किसी दूसरे के लिए पैदा हो सकता है। जैसे हमने सैंज के बाजार में अभी देखा कि वो जो सीढ़ी नुमा मकान बने थे, कोई इधर फिर उसके ऊपर, तो 2 मंजिला मकान भी खतरनाक साबित हुआ। तो बोलने का मतलब ये है कि आपका जो 5 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हिमाचल प्रदेश के, और 5 एग्रोक्लाइमेटिक जोन को अगर आप देखेंगे तो हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन भी है, डिफरेंट जियोलॉजी है, डिफरेंट जियोग्राफी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या इस तरह की जो एजेंसी है उसका काम था इन सारी चीज़ों को असेस करना और उसके हिसाब से एक प्लानिंग बनाना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो उस तरह से जाना। हम क्या कर रहे हैं, हम कोर्ट की तरफ बार बार देख रहे हैं। कोर्ट देखिए बहुत कुछ नहीं करे, कोर्ट कानून के दायरे में रह के करेगा। कानून बनाने का काम विधायिका का है और पार्लियामेंट का है। विधायिका और पार्लियामेंट को विजनरी होना पड़ेगा इसमें, और उनको बनाने पड़ेंगे उस तरह के कानून, क्योंकि कोर्ट तो एक दायरे में रह के काम कर सकता है ना। कोर्ट की कानून बना है, उस कानून के दायरे में देख सकता है। कल को अगर विधायिका किसी कानून को निरस्त कर देती है तो कोर्ट अलग से उसमें डिसीजन नहीं दे सकता। तो इसलिए विधायिका को और पार्लियामेंट को विजनरी होना पड़ेगा, बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा, सेटलमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, जियोग्राफिकल जो पूरी जो विकास की अवधारणा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तब जाके हम कहीं ये जो इस तरह की जो त्रासदियां हैं उनको काउंटर कर पाएंगे और जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसको सुरक्षित कर पाएंगे। करेंगे, सिलेंडर देंगे, अनाज देंगे, वो तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है ना। सवाल तो ये है कि अब कई जगह घर बनाने की जगह ही नहीं रह गई और कई जगहों के खेती चले गए, बगीचे चले गए, उनको वन भूमि में जगह दिलाई जानी चाहिए। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो है कुछ तरतीब और रिलैक्सेशन के लिए तुरंत भारत सरकार को लिखना चाहिए। एक दूसरी बात है, ये ड्यूटी है स्टेट की भाई, कि अगर आप कोई आदमी बेघर हुआ उसको घर के बदले घर दो, पर वो क्या स्टेट रिसोर्स से हो सकता है? स्टेट के पास तो इतना पैसा नहीं है। तभी तो बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कई जगह किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि पूरे के पूरा नुकसान का भरपाई केंद्र सरकार ने की, तो घर के बदले घर बनाती है ना सरकार, तो दे बना के। अभी ये तो टेम्परेरीली ये कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। कम से कम जितना अगर साधन इनके पास है तो 5,000 दे चाहे 1,000 दे, उतना ही साधन है उनके पास। जहाँ तक 1 लाख रिलीफ का मसला है, वो तो रिलीफ है ना, वो घर के बदले घर नहीं है, वो तो रिलीफ है। और भी बड़ी बात हुई 10,000 से 1 लाख बढ़ाया, परंतु इसके पास हम सब जानते हैं, ये थोड़ी कि भाई किसी पार्टी की सरकार है, सरकार का सवाल नहीं है। हमारे स्टेट का रेवेन्यू स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, व्यापक नहीं है, और हम इतने बड़े धनी राज्य नहीं है, तो इसलिए केंद्र सरकार को बीच में आना चाहिए। मैं बार बार कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अभी इस बात के लिए खुले दिल से आए आगे, नहीं तो हिमाचल की जनता इस बात को याद रखेगी कि इन्होंने जो है उस त्रासदी के दौरान हमको तो तरसाया। उत्तराखंड में जो है 2013 में केदारनाथ कांड में जो है उस वक्त आपने पूरा पैकेज दिया, ये सवाल उठेगा ना। तो मैं तो अभी मिलूंगा अभी भाजपा के नेताओं से स्टेट में भी, उनसे जरूर कहूँगा कि आप लोगों को अभी ये सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप तो जबरदस्ती स्टेट गवर्नमेंट को जैसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अरे हम जनता हिमाचल प्रदेश की, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जनता हम पर देखिए, हम लोगों पर देखिए, ये लोगों को मत तरसाइए, ये मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से भी। इसको देखने, एक तो जो निर्माण में जो एजेंसी लगी है
उसका जो चरित्र है इसमें बहुत डूबियस है। डूबियस क्यों है कि कोई भी जानकारी देने से वो बहुत इतराती है। उनसे कोई जानकारी मांग लो, उनको मांगो कि उनका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, उनका लेआउट प्लान क्या है, उनका राइट आरओई क्या है, उसमें वो बहुत हिचकिचाते हैं। तो एक तो पहला उनका डूबियस करैक्टर है इस पूरे डेवलपमेंट में। इसका सीधा सीधा ऐसा निकलता है कि वो खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक है। पहला तो ये मामला है उस एजेंसी के बारे में। दूसरा है इसमें कि क्या हिमाचल को 4 लेन एक्चुअली चाहिए, और उसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि आपको चंडीगढ़ 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे आप। मैं हमेशा जानना चाहता हूं कि मैं कुल्लू में रहता हूं, मुझे चंडीगढ़ 2 घंटे पहले क्यों पहुंचना है? पीजीआई जाना है, मतलब हॉस्पिटल है वहाँ पे नज़दीक, मॉल रोड है वहाँ पे, क्या है वहाँ पे चंडीगढ़ में, मुझे क्यों पहुँचना है 2 घंटे पहले? अगर मुझे पीजीआई के लिए जाना है तो मेरे यहाँ पे बिलासपुर में एम्स बनाया, उसकी फैसिलिटी को आप डेवलप कीजिए। अगर आप लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको हेल्थ फैसिलिटी बेस्ट है, 2 घंटे आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, तो आपका नेर चौक मंडी मेडिकल कॉलेज उसकी फैसिलिटी को बेस्ट कीजिए। चंडीगढ़ में क्या देखेगा 2 घंटे पहले? मैं अभी तक आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे हैं कि आप 4 लेन बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा बिजनेस हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। हमारी जनसंख्या 70 लाख है, हम टूरिस्ट जो है लगभग 1.25 करोड़ के आसपास कैटर कर रहे हैं आज की डेट में। अब क्या बोले, 4 लेन इज ए क्रिमिनल ऑन दैट पार्ट। आई एम सेइंग वेरी ओपनली। आई नो कि जब वो वहाँ पर कंसा चौक में पुल लगाया है उसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ा है, सब जानते हैं इस बात को। ये धूल में आंख में किसी के धूल नहीं झोंक सकते। सच्चाई आपकी बात किससे, वहाँ के एमएलए से हुई है जी। हाँ, तो उनको जानना चाहिए। दूसरा बात, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये जो परियोजना बना रहे थे ना आप वहाँ पर एयरपोर्ट की, वो एयरपोर्ट नहीं बनना था, वो बनना था बंदरगाह। ऐसा तो हालत कर दिया यार आपने। ये जो है ना, कुछ थोड़ा सा अध्ययन के बाद बात किया करो। सिर्फ इंजीनियरिंग सोल्यूशन जो है ना, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इंजीनियरिंग सोल्यूशन के पीछे जो है ना बिजनेस ऑपरेट करता है। रोड आप बजरी, ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन कंपनी और पॉलिटिकल करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, वो होता है इंजीनियरिंग सोल्यूशन। असल में विज्ञान को क्यों नहीं समझते? विज्ञान प्राथमिक होना चाहिए किसी भी नीति निर्धारण में, उसके बाद कोई इंजीनियरिंग सोल्यूशन देखा जा सकता है। ये गलतियां होती हैं, तो ये तो भाई उन सबको सोचना चाहिए। ये गप मार के कुछ नहीं होता। पर मैं तो उस ज्ञान को बड़ा तायद करूंगा जो आज ये सोच रहा है अरे गलतियां तो तुम्हारी हैं, उस पुल की वजह से, वो सबको जान पता है। पिछले 10 सालों से सरकारें लगातार बोल रही है हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत है, टूरिज्म सेक्टर बहुत। तो टूरिज्म कौन सा टूरिज्म? आप क्या टूरिज्म करना चाह रहे हैं? आप बहुत बड़े बड़े मॉल बना के 4 लेन बना के टूरिज्म खड़ा करना चाह रहे हैं। आप देखिए स्विट्जरलैंड को, छोटा सा देश है, बहुत बड़ा नहीं है वो, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह के नहीं है, लेकिन साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास। हमारे से ज़्यादा टूरिस्ट कैटर करता है, हमारे से बेटर फैसिलिटी देता है, लोग वहाँ पे जाते हैं। हिमाचल में भी आपके बिना 4 लेन के 1 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो आपको 4 लेन चाहिए क्यों? आपको 4 लेन चाहिए हाइडल प्रोजेक्ट की मशीनरी को ले जाने के लिए। मतलब आप तो एक पहले ही 4 लेन जो है वो दैत्य खड़ा कर रहे हैं हिमाचल के लिए, और वो दैत्य इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि एक और बड़ा राक्षस आप हिमालय क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं जिसको हम हाइडल प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। वो हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए आपको बड़ी मशीनरी ले जानी है, इसलिए आपको 4 लेन चाहिए, और कोई कारण नहीं दिखता है। तीसरी बात बार बार बोलते हैं कि हमारे को डिफेंस के लिए रोड बड़ा सुचारू रूप से चाहिए, इसलिए हमें टनल चाहिए। क्या सच में ही आज डिफेंस के लिए रोड की आवश्यकता है? क्या वो उतनी टेक्नोलॉजी में बच गए हम जिस रोड में हैं उससे हम डिफेंस के हथियारों को नहीं ले जा सकते। आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई है कि आप बाई एयर बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो चक्कर क्या है? तो आपका तर्क कुछ है, आप कर कुछ रहे हैं, और हमारे पास जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो खतरनाक आ रहे हैं। एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। हमारा हिमाचल का इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो पूरा कंजप्शन है वो लगभग 500-600 मेगावाट है अपना, और इतने में ही हमारा सारा गुजारा होता है। हम पैदा करते हैं आज की डेट में 12,500 मेगावाट, तो हम एक्चुअली सेल कर रहे हैं इस एनर्जी को। अब इतना आप सरप्लस पैदा करने के बाद आप दोबारा सोच रहे हैं कि आपको और एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप एनर्जी नहीं सोच रहे हैं। आप सीमेंट निर्माण की इंडस्ट्री और स्टील की इंडस्ट्री को फ़ायदा देने की बात कर रहे हैं, और पूरे हिमालय के क्षेत्र को आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी है घर के अंदर बल्ब जलना चाहिए, और आपकी जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं, बिजली की ज़रूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए।
हम बार बार बोल रहे हैं कि आप घरों के अंदर 100% सब्सिडी देके सोलर एनर्जी का जो डोमेस्टिक आपका जितना इस्तेमाल है उसको मैक्सिमम सोलर एनर्जी से आप कीजिए। आप कम्युनिटी सोलर प्लांट्स आप लगाइए, आप हाउस होल्ड सोलर प्लांट्स आप लगाइए और इस कंजप्शन को आप वहाँ पे कीजिए। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आपका तय होना चाहिए कि डोमेस्टिक आपका इतना है, इंडस्ट्रियल आपका इतना है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो एनर्जी है उसको ऐसे निर्माण होना है और दूसरे का ऐसे होना है। तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे उसका, तो कौन सी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड पे जानी है, कौन सी नहीं जानी है, तो सब सारी की सारी सेंट्रलाइज करनी है आपने। मतलब सैंज के अंदर दो प्रोजेक्ट होने के बावजूद साथ में प्रोजेक्ट काम भी कर रहे थे, जो आपके वहाँ पे गांव में बिजली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सेंट्रलाइज किया है। सेंट्रलाइज ग्रिड सिस्टम आपका पहले ग्रिड में जाएगी, ग्रिड से आएगी। चल क्या रहा है, आपका एनर्जी का पूरा विजन जो है वो पैसे का बन गया है कि प्रोजेक्ट आएगा, पैसा आएगा, उस पैसे को आप उस पैसे क्या खेलना चाह रहे हैं आप। एनर्जी नहीं है आपका कॉन्सेप्ट। मतलब किन्नौर में आप जिस भी गांव में आप चले जाइए, किन्नौर में चले जाइए, हर गांव एक कहानी कहता है। जहां भी हाइडल प्रोजेक्ट लगा है, चाहे वो बरोट के एरिया में लग रहा है, चाहे वो कांगड़ा के एरिया में छोटे लगे बड़े लगे, पोंग डैम की, अपना भाखड़ा की, आप चंबा के अंदर चमेरा की, आप पार्वती प्रोजेक्ट कुल्लू की, आप छोटे हाइडल प्रोजेक्ट बड़े हाइडल प्रोजेक्ट की, अपनी सब जगह कहानी है। क्या कहानी है कि उनकी हैबिटेशन जो है वो खतरे में है, उनके वाटर सोर्सेज सूख गए हैं, उनको आज की डेट में ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कब डैम जो है उनको नुकसान पहुंचा देगा। और एक और बड़ा खतरा जो अब उनके जो बरसात के दिनों में लगातार, बरसात नहीं अब तो जून के महीने में भी हो रहा है, क्लाउड बर्स्टिंग। क्योंकि लोकल लेवल पे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उस डैम के पानी का, वो लोकल लेवल पे ही इतना हाई प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है कि वहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। उनकी उससे उनकी ज़मीनें जा रही हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी जो रेन है वो वहाँ पे हो रही है, और उनका जो जीविका के साधन है वो तहस नहस हो रहे हैं। तो ये सारे तो लोकल लेवल पे हैं। और बड़े लेवल पे ये है कि वो आज की डेट में ये बिल्कुल तय है कि मीथेन का बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन जो मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डैम कर रहा है। और मीथेन हम सब जानते हैं कि मीथेन जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कितना बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। तो ये तो सीधा सीधा है मामला, पूरे अनस्टेबल कर रहा है उस पूरे एरिया को, उसकी इकोलॉजी को। इंटरनेशनल लेवल पे तो ये है कि जो नॉर्थ है और जो साउथ का डिफरेंस है, जो हम बार बार कर रहे हैं एज ए इंडियन, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो नॉर्थ की कंट्री ने जो पूरे क्लाइमेट चेंज में इतना बड़ा जो उन्होंने पिछले हिस्टोरिकली जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पहले तो उसकी भरपाई आप साउथ की कंट्री को करिए, सीधा सीधा मामला है। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अभी हमारा अभी ग्रोथ हो रहा है, तो हमें उसकी भरपाई दीजिए। और क्लाइमेट चेंज पे उनका जितना रोल है उस रोल को वो माना तो है उन्होंने, कोप में वो मानते हैं हर बार, लेकिन वो जो पैसा है उनका जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड है वो उस लेवल पे रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो वो मामला है। नेशनल लेवल पे ये है कि हमें नीतियां ऐसी बनानी पड़ेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री बनाने से नहीं काम बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बनाने से तब काम बनता है जब वो नीति उस तरह की हो। एक तरफ आप कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसी कंजर्वेशन एक्ट में एक ऐसा प्रावधान ला रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके आसपास आप कुछ भी निर्माण बिना किसी की परमिशन के गवर्नमेंट के एक लेटर से हो जाएगा। क्या चल रहा है ये? तो आपको नीति भी उस तरह से बनानी पड़ेगी। तीसरा, आपका एग्रीकल्चर सिस्टम। आज की डेट में सबसे बड़ा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सिस्टम, उस एग्रीकल्चर सिस्टम को आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्लाइमेट चेंज से आपको बचना है। तो डिजास्टर्स की जहाँ तक बात है, मैन मेड डिजास्टर्स हैं, जो आपका निर्माण है उस निर्माण में आपको अपनी भूमिका जो है वो तय करनी पड़ेगी कि आपको इकोलॉजिकल फ्रेंडली आपको निर्माण करना है या आपको डिजास्टर्स फ्रेंडली निर्माण करना है। तो इसमें सरकारों का ही रोल है और जनता का भी बहुत बड़ा रोल है। लोगों को भी समझना पड़ेगा इसको कि पर्यावरण का मुद्दा चुनावों के दौरान मुख्य मुद्दा रहना चाहिए। ये आज हिमाचल का नहीं, हिमालय के क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है और वैसे ही वो कोस्टल एरिया का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी जान पे बना है अब अलग से नहीं है, ये हमारी जान पे बन गई है।